बच्चों वेलकम टू वीडियो लेक्चर नंबर 2। अच्छा, हम लोगों ने जो पिछले वीडियो लेक्चर में जो सॉल्व किया था, ये क्वेश्चन किया था ना, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें मैंने सिर्फ एक ही मेथड बताया, मतलब कि एक ही मेथड की एक्चुअल में ज़रूरत भी है। मतलब ये हमने क्या बोला, ये डायरेक्ट फॉर्मूले पे बता दिया। दूसरा तुम क्या कर सकते थे, ये भी काम कर सकते थे। दूसरा जो हमने यहाँ पे इससे पहले वाले जो क्वेश्चन में ये जो मेथड नंबर 1 किया है ना, ये इसको भी यूज़ कर सकते थे, ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे मेथड नंबर 1 से भी। मतलब मेथड नंबर 1 से तुम ये जो सेकंड क्वेश्चन है ना, ये जो सेकंड क्वेश्चन है, इसको तुम सॉल्व कर सकते थे। मैंने क्या किया, डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज़ करके इक्वेशन निकाल दिया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाओ। इसमें क्या बोल रहा है, शो एट द 4 पॉइंट्स। हमारे पास ये 4 पॉइंट्स दे रखा है। अब बोल रहा है कि शो करो, ये प्रूव करो कि ये चारों पॉइंट्स को प्लेनर है, एक ही प्लेन से, एक ही प्लेन पर ये चारों पॉइंट लाई करते हैं, ये प्रूव करो। कैसे प्रूव करोगे, बहुत ही सिंपल सी बात है। करो क्या कि तुम इन 4 पॉइंट में से कोई भी 3 पॉइंट सेलेक्ट करके एक प्लेन का इक्वेशन लिख दो। कोई भी 3 पॉइंट सेलेक्ट कर लो। मान लो कि हमने पहले पॉइंट को P1 माना, क्या माना, 0 -1 -1। दूसरे पॉइंट को हमने P2 माना, -4 4 एंड 4। तीसरे पॉइंट को हमने P3 माना, क्या माना, 4 5 एंड 1। एंड चौथे पॉइंट को हमने P4 बोला। P4 क्या हो गया, 3 9 4। ये 4 पॉइंट्स हो गए। इन चारों पॉइंट्स में से कोई भी 3 पॉइंट सेलेक्ट करो और एक प्लेन का इक्वेशन लिख लो। मान लो कि हमने P1 P2 P3 को सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ द प्लेन passes through P1 P2 एंड P3। इन तीनों पॉइंट से पास करने वाले प्लेन का इक्वेशन क्या हो जाएगा। यहाँ पे मान लो इसको हमने x1 y1 z1 मान लिया, इसको हमने मान लिया x2 y2 z2, और इसको हमने मान लिया x3 y3 z3। तो इन तीनों पॉइंट से पास करने वाले प्लेन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, वही x माइनस x1 x माइनस x2 माइनस x1 और x3 माइनस x1, y माइनस y1 y2 माइनस y1 और ये z y3 माइनस y1, फिर z माइनस z1 z2 माइनस z1 और ये z3 माइनस z1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है ना। तो x1 y1 z1 क्या है, 0 -1 तो x माइनस 0। फिर क्या होगा, y माइनस ऑफ -1 तो y प्लस 1, z माइनस ऑफ -1 तो z प्लस 1। फिर क्या होगा, x2 माइनस x1 -4 -0 तो -4। फिर क्या होगा, 4 माइनस ऑफ -1 तो यहाँ 5 हो जाएगा। 4 माइनस ऑफ -1 क्या हो जाएगा, अगेन 5। फिर x3 माइनस x1 तो 4 -0 4। फिर क्या हो जाएगा, 5 माइनस ऑफ -1 तो ये 6 हो जाएगा। फिर 1 माइनस ऑफ -1 तो 2। तो ये क्या मिला हमें, ये प्लेन का इक्वेशन मिल गया। ठीक है, विच पासेस थ्रू द पॉइंट P1 P2 एंड P3। इन तीनों पॉइंट से पास करने वाले प्लेन का इक्वेशन मिल गया। अब ये जो P4 पॉइंट है जिसको हमने छोड़ दिया, अब तुम दिखा दो कि जो P4 पॉइंट है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो प्रूफ हो जाएगा कि दिस 4 पॉइंट्स आर कोप्लेनर। तो P4 पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, 3 9 4। तो यहाँ पे डाल दो, x की जगह 3, y की जगह 9 तो 9 प्लस 1 ये 10 हो जाएगा, और z की जगह 4 प्लस 1 ये 5 हो जाएगा। मतलब कि ये जो डिटर्मिनेंट है ये 0 के इक्वल, ये प्रूफ करके दिखा दो। 4 6 2, ये डिटर्मिनेंट को दिखा दो कि ये 0 के इक्वल है, हो जाएगा प्रूफ। कैसे होगा, चलो फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपेंड कर दो, 3 यहाँ क्या हो जाएगा, 10 माइनस 30, फिर -10, इसको और इसको हटा दिया, सेकेंड कॉलम को फर्स्ट रो को हटा दिया तो -8 -20, फिर +5, और ये क्या करेंगे, थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो को हटा दिया तो -24 एंड -20। तो ये क्या हो जाएगा, 3 10 माइनस 30 क्या हो जाएगा, -20
-10 और ये क्या हो जाएगा -28 प्लस 5 क्या हो जाएगा -44। तो क्या हो जाएगा -60 माइनस माइनस प्लस 280 और प्लस माइनस माइनस 220। तो ये क्या हो जाएगा -60 माइनस 220 -280 प्लस 280 ज़ीरो। कर गया ना सेटिस्फाई। अब ये सेटिस्फाई कर गया तो हमें क्या हो गया, प्रूफ हो गया कि P1 P2 P3 एंड P4 आर क्या है, आर द आर कोप्लेनर पॉइंट्स। ये चारों पॉइंट्स क्या हो गए, कोप्लेनर हो गए। ठीक है। नेक्स्ट फॉर्म जो है प्लेन का वो है इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए प्लेन। ऑफ अ प्लेन, प्लेन का इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, इसको तुम ऐसे देख लो। द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन intercepting A, B and C with x-axis, y-axis and z-axis respectively is x upon A plus y upon B plus z upon C is equals to 1। कहने का ये मतलब है कि हमारे पास एक प्लेन है, ये ओरिजिन है, एक प्लेन है, मान लो ऐसा प्लेन है, ये ट्रायंगल नहीं है, ये प्लेन है। मतलब ये इधर भी बढ़ रहा है, ये इधर भी बढ़ रहा है, ये प्लेन है। ठीक है। वो एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रहा है, ए पॉइंट पर। मतलब कि ये जो एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट कर रहा है ना, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, A, 0, 0। फिर वाई एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रहा है, बी पर, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0, B, 0। फिर जेड एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रहा है, सी पर, तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0, 0, सी। तो हमें क्या करना है, इस प्लेन का इक्वेशन चाहिए। ठीक है। तो ये होता है प्लेन का इक्वेशन। अब बोलोगे प्रूफ क्या है, तो प्रूफ एग्जिस्ट करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेंथी है, मतलब इजी है प्लस लेंथी है, तो मैं प्रूफ नहीं कर रहा हूँ। बट आपको याद रखना क्या है कि अगर हमारे पास जो प्लेन का इक्वेशन होगा x अपॉन एक्स इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन वाई इंटरसेप्ट प्लस z अपॉन z इंटरसेप्ट इज इक्वल्स टू 1। ये प्लेन का इक्वेशन होता है, इसे याद रखना है। प्रूफ अगर एज सच अगर तुम चाहते हो तो एनसीईआरटी देख सकते हो, बट इसका प्रूफ कभी पूछा नहीं जाता है। ये कभी नहीं बोलेगा कि प्रूफ करके बताओ। ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन होता है, इक्वेशन याद रखना है, याद रखिए इक्वेशन है, ये याद रखना है। एक्स अपॉन जो प्लेन एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट कर रहा है उसका एक्स इंटरसेप्ट, वाई अपॉन प्लेन जो वाई एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट कर रहा है उसका वाई इंटरसेप्ट, प्लस जेड अपॉन प्लेन जो जेड एक्सिस को कट कर रहा है उसका जेड इंटरसेप्ट इज इक्वल्स टू 1। ऐसा सेम इक्वेशन लाइन में भी हमने पढ़ा था, ऐसे नहीं पढ़ा था एक्स अपॉन एक्स इंटरसेप्ट प्लस वाई अपॉन वाई इंटरसेप्ट इज इक्वल्स टू 1। ऐसा हमने एक लाइन में भी स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में पढ़ा था। कौन सा स्ट्रेट लाइन, 11th क्लास वाला, 12th क्लास वाला नहीं। मतलब कि ये 2D प्लेन पर जो होता है, 2D प्लेन पर जो स्ट्रेट लाइन होता है उसमें हमने इक्वेशन पढ़ा था। ठीक है। तो ये तो अभी हमारे काम का नहीं है, हमारे काम का ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन हमारे काम का, याद रखना आपको। ठीक है ना। इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ प्लेन, प्लेन का इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है। अब अगर हमें मान लो कि कोई भी प्लेन है ना, मान लो कि ऐसे हमारे पास कोई भी प्लेन है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड
प्लस डी इज इक्वल्स टू 0। अगर हमें ये पता करना है कि ये जो प्लेन का इक्वेशन है, हमें ये पता करना है कि ये जो प्लेन है एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रहा है, वाई एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रहा है और जेड एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रहा है। अगर हमें ये पता करना है तो हम ऐसे लिखेंगे फॉर एक्स इंटरसेप्ट। अगर ये हमें चाहिए तो यहाँ पे क्या पुट y इज इक्वल्स टू जेड इज इक्वल्स टू 0। वाई और z को 0 पुट कर दो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस डी इज इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज डेट x इज इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन ए। मतलब कि ये जो प्लेन है ना वो एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रहा है, माइनस डी अपॉन ए पर। फॉर वाई इंटरसेप्ट निकालने के लिए क्या करोगे, पुट x इज इक्वल्स टू जेड इज इक्वल्स टू 0। एक्स और जेड, यहाँ पे एक्स को और जेड को 0 पुट कर दो तो फिर हमें क्या मिल जाएगा, बी वाई प्लस डी इज इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज डेट वाई इज इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन बी। मतलब कि प्लेन वाई एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रहा है, माइनस डी अपॉन बी पर। और फिर फॉर जेड इंटरसेप्ट निकालने के लिए क्या करोगे, पुट एक्स इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू 0। इसमें क्या करो, एक्स और वाई की जगह 0 डाल दो इस प्लेन में। तो एक्स वाई की जगह 0 डालोगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा सी जेड प्लस डी इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से z का वैल्यू क्या मिल जाएगा, माइनस डी अपॉन सी। ठीक है, ये मिल गया। तुम ऐसे भी कर सकते हो कि हमारे पास प्लेन का इक्वेशन क्या है, ये एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल्स टू 0। इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कर दो। तो इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे चेंज करोगे, प्लस सी जेड, यहाँ पे माइनस डी डाल दिया, फिर यहाँ से हमने क्या किया, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा माइनस सी जेड इज इक्वल्स टू डी। अब डी से डिवाइड कर दिया तो क्या हो जाएगा, माइनस सी एक्स अपॉन डी माइनस बी वाई अपॉन डी माइनस सी जेड अपॉन डी इज इक्वल्स टू 1। फिर यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स अपॉन माइनस ए अपॉन डी प्लस वाई अपॉन माइनस डी अपॉन बी प्लस जेड अपॉन माइनस डी अपॉन सी इज इक्वल्स टू 1। तो ये बच्चों क्या हो गया, ये एक्स इंटरसेप्ट हो गया, ये क्या हो गया, ये वाई इंटरसेप्ट हो गया, और ये क्या हो गया, ये हमारा जेड इंटरसेप्ट हो गया। ठीक है ना। तो ये था हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए प्लेन का एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ क्या इंटरसेप्ट होगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन का इक्वेशन निकालो हुज इंटरसेप्ट्स ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस पे इंटरसेप्ट क्या है, -4 2 एंड 3। मतलब एक्स इंटरसेप्ट क्या है, -4, वाई इंटरसेप्ट क्या है 2 एंड जेड इंटरसेप्ट क्या है 3। तो सिंपल इक्वेशन क्या होता है, एक्स अपॉन एक्स इंटरसेप्ट प्लस वाई अपॉन वाई इंटरसेप्ट प्लस जेड अपॉन जेड इंटरसेप्ट इज इक्वल्स टू 1। तो क्या होगा, एक्स अपॉन एक्स इंटरसेप्ट क्या है -4 प्लस वाई अपॉन वाई इंटरसेप्ट क्या है 2 प्लस जेड अपॉन जेड इंटरसेप्ट क्या है 3 इज इक्वल्स टू 1। ये प्लेन का इक्वेशन हो गया। ये क्या हो गया, प्लेन का इक्वेशन। तुम चाहो तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में भी लिख सकते हो। कैसे, 4 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 12 होगा। तो 12 से इसको क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, ये -3x प्लस 6y प्लस 4z इज इक्वल्स टू 12। तो ये क्या हो जाएगा, 3x माइनस 6y माइनस 4z प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। ऐसे भी प्लेन का इक्वेशन आ गया। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, ए प्लेन मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस। एक कोई प्लेन है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को किस पॉइंट पे मीट कर रहा है, ए बी सी पे। ठीक है, सच दैट द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी का जो सेंट्रॉइड है वो क्या है, पी क्यू आर। शो दैट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज दिस। कहने का ये मतलब है कि जो प्लेन है वो एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे मीट कर रहा है, पॉइंट ए पर। मान लेते ए का कोऑर्डिनेट हो गया हमारा a, 0, 0।
फिर वाई एक्सिस को मान लेते पॉइंट बी पर मीट कर रहा है, उसका कोऑर्डिनेट है 0,B,0 एंड जेड एक्सिस को किस पॉइंट पर मीट कर रहा है 0,0,C। तो प्लेन का इक्वेशन क्या हो जाएगा x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब क्या बोला है शो डेट द, और हाँ वो जो ट्रायंगल बन रहा है ना ए बी सी, इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे जो ट्रायंगल बन रहा है उसका सेंट्रॉइड क्या दे रखा है पी क्यू आर। तो हमें क्या प्रूफ करना है कि ये प्लेन का इक्वेशन है। तो ट्रायंगल का सेंट्रॉइड कैसे निकालते हो, ए बी सी, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। तो सेंट्रॉइड कैसे निकलता है, तीनों के एक्स कोऑर्डिनेट को, तीनों पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड कर दो और 3 से डिवाइड कर दो। तो ये क्या हो जाएगा सेंट्रॉइड का एक्स कोऑर्डिनेट पी, गिवन है ना सेंट्रॉइड का एक्स कोऑर्डिनेट पी। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ए का वैल्यू क्या मिलेगा 3p। सेम लाइन पर 0 प्लस बी प्लस 0 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू क्यू। तो यहाँ से b का वैल्यू क्या मिलेगा 3q, और फिर क्या होगा 0 प्लस 0 प्लस सी अपॉन 3 इज इक्वल्स टू r। तो यहाँ से c का वैल्यू क्या मिलेगा 3r। प्लेन का इक्वेशन क्या है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल्स टू 1। x का वैल्यू क्या डालोगे, x a का वैल्यू क्या डालोगे 3p प्लस वाई, b का वैल्यू क्या डालोगे 3q प्लस 3r इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो बस हो गया, 3 यहाँ से कॉमन लेके राइट हैंड साइड में भेज दो। तो x अपॉन पी वाई अपॉन क्यू प्लस ये z है, c नहीं है, प्लस जेड अपॉन आर इज इक्वल्स टू 3। ये प्लेन का इक्वेशन हो गया। ठीक है ना, ये क्या हो गया इक्वेशन ऑफ द प्लेन। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है कि ए वेरिएबल प्लेन, कोई एक वेरिएबल प्लेन, एक प्लेन है जो वेरी कर रहा है, मूव्स इन सच अ वे दैट द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स इंटरसेप्ट ऑन द 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस इज कांस्टेंट। क्या बोल रहा है कि एक प्लेन इस अकॉर्डिंग मूव कर रहा है कि उसके जो वो प्लेन जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस इस पर जो इंटरसेप्ट कर रहा है ना, उसके इंटरसेप्ट के रेसिप्रोकल का सम कांस्टेंट है। ठीक है, तो हमें क्या प्रूफ करना है, शो डैट द प्लेन पासेस थ्रू अ फिक्स पॉइंट। हमें ये प्रूफ करना है कि जो प्लेन है हमारा एक फिक्स पॉइंट से पास कर रहा है। मान लेते हैं इसको, तुम ऐसे देखो, मान लेते हैं कि हम लोग लेट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, लेट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन बी, हमने मान लिया एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल्स टू 1। तो इस प्लेन का एक्स इंटरसेप्ट क्या है ए, वाई इंटरसेप्ट क्या है बी, और जेड इंटरसेप्ट क्या है सी। फिर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इन तीनों के इंटरसेप्ट के रेसिप्रोकल का सम 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी, ये कांस्टेंट है, ये बोल रहा है ना। तो इसको हमने कांस्टेंट को लैम्डा मान लिया, वह लैम्डा इज कांस्टेंट, लैम्डा को हमने क्या बोल दिया कांस्टेंट बोल दिया। अब हमें क्या प्रूफ करना है कि प्लेन पासेस थ्रू अ फिक्स पॉइंट। प्लेन क्या कर रहा है, एक फिक्स पॉइंट से पास कर रहे हैं। तो इसको हमने ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन लैम्डा ए 1 अपॉन लैम्डा बी प्लस 1 अपॉन लैम्डा सी इज इक्वल्स टू 1, ऐसे लिख सकते हैं। ये सी यहाँ पे होगा। अब बच्चे यहाँ पे देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन ए इंटू 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 अपॉन बी इंटू 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 अपॉन सी इंटू 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू 1, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब ये जो है ना हमारा किसका काम कर रहा है एक्स का, ये किसका वाई का, ये किसका काम कर रहा है वाई का, ये हमारा वाई का काम कर रहा है और ये हमारा जेड का काम कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये एक्स की तरह काम कर रहा है ना, ये एक्स की तरह काम कर रहा है, ये वाई की तरह काम कर रहा है, ये जेड की तरह काम कर रहा है। मतलब क्या है कि ये जो प्लेन का इक्वेशन है ना हमने एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल्स टू 1, अगर इसमें हमने एक्स का वैल्यू 1 अपॉन लैम्डा डाल दी, वाई का वैल्यू 1 अपॉन लैम्डा डाल दी एंड जेड का वैल्यू भी 1 अपॉन लैम्डा डाल दी, तो इसको सेटिस्फाई कर जाएगा। मतलब कि फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, और ये तो ट्रू है।
इसका मतलब क्या है कि प्लेन पासेस थ्रू अ फिक्स पॉइंट 1/λ 1/λ 1/λ। ठीक है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, दिस शोज डैट द पॉइंट 1/λ 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 लाइज ऑन द, इसको हमने प्लेन वन मान लिया, लाइज ऑन द प्लेन वन। ये प्लेन वन पे लाई कर रहा है, बस हो गया प्रूफ। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, ये देखो, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। प्लेन का वेक्टर इक्वेशन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट, and normal to a given vector। देखो बच्चे क्या बोल रहा है कि हमें एक प्लेन का वेक्टर इक्वेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, विच पासिस थ्रू अ गिवन पॉइंट, जो किसी एक गिवन पॉइंट से पास कर रहा है, एंड नॉर्मल टू अ गिवन वेक्टर। कहने का ये मतलब क्या है, बात को सुनना ध्यान से। हमारे पास ये प्लेन है कोई, मान लो ये हमारे पास कोई प्लेन है, इस प्लेन पर एक नॉर्मल वेक्टर गिवन है, इस प्लेन पर हमारे पास एक नॉर्मल वेक्टर जिसको हमने एन वेक्टर बोल दिया, ये प्लेन पर नॉर्मल है। ठीक है, और ये प्लेन पर एक फिक्स पॉइंट है जिसके पोजीशन वेक्टर को हमने ए वेक्टर बोल दिया। तो प्लेन पर क्या है, ये प्लेन यूनिक हो गया। अगर मैं तुम्हें इतना बोलता ना कि इस प्लेन पर, ये जो प्लेन है इस पर एक पॉइंट फिक्स है ए, तो फिर प्लेन यूनिक नहीं होता, बिकॉज एक पॉइंट से तो इन्फिनाइट प्लेन पास करता। तो अगर हमने पॉइंट प्लेन पर फिक्स कर दिया ना, तो प्लेन का, जो तुम ऐसे बोल लो कि प्लेन का पोजीशन फिक्स हो गया। अब प्लेन मूव तो कर सकता है बट आगे पीछे नहीं जा सकता है। ठीक है, मतलब प्लेन का पोजीशन फिक्स हो गया एक पॉइंट से। अगर मैंने प्लेन पर एक नॉर्मल वेक्टर भी फिक्स कर दिया तो प्लेन का ओरिएंटेशन भी फिक्स हो गया। ओरिएंटेशन फिक्स होने का मतलब क्या हो गया कि अब प्लेन मूव भी नहीं कर सकता, टिल्ट भी नहीं हो सकता। अगर टिल्ट होगा तो फिर एन, ये जो एन वेक्टर ये इस प्लेन पर परपेंडिकुलर वेक्टर नहीं होगा। तो कहने का ये मतलब है कि अगर मैंने कोई पॉइंट फिक्स कर दिया ना प्लेन पर, ठीक है, और एक नॉर्मल वेक्टर फिक्स कर दिया, तो प्लेन यूनिक हो गया। ये एक यूनिक प्लेन है, तो यूनिक प्लेन है तो इसका इक्वेशन हमें निकालना है। ठीक है, तो इक्वेशन क्या होगा वो हम लोग देख लेते हैं। इसको हमने बोला द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू a point having position vector a and normal to vector n is r vector minus a vector डॉट एन वेक्टर इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ऐसे बोल लो या इसको क्या बोलो, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर। ठीक है, यहाँ पे क्या मैंने ये सब क्या लिखा, वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू अ फिक्स पॉइंट। प्लेन का वेक्टर इक्वेशन, इस प्लेन, ये जो प्लेन है हमारा ना, इस प्लेन का वेक्टर इक्वेशन विच पासिस थ्रू अ फिक्स पॉइंट, जो एक फिक्स पॉइंट से पास कर रहा है, जिस फिक्स पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है, स्मॉल ए वेक्टर, और ये प्लेन पर जो नॉर्मल वेक्टर वो क्या है, एन वेक्टर। तो प्लेन के इक्वेशन को चाहो तुम ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो प्लेन के इक्वेशन को, चाहो तो ऐसे लिख लो, एक ही चीज़ है ये तो, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है,
अब तुम देख लो कैसे। मान लो कि यहाँ पे कहीं पे ऑरिजिन है, सपोज डैट यहाँ पे तुम एज्यूम कर लो कि यहाँ पे कहीं पे ऑरिजिन है, ठीक है। ये हमारा क्या है, ऑरिजिन है। अब इस फिक्स पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को हमने ए वेक्टर बोला, तो इसका मतलब ए वेक्टर क्या होगा, ये जो हमारा वेक्टर बनेगा ये ए वेक्टर हो गया, ठीक है ना। अब हमने क्या किया, इस पूरे प्लेन पर कोई भी एक रैंडम पॉइंट ले लिया, इसको हमने पी बोल दिया, और पी के पोजीशन वेक्टर को हमने आर बोल दिया। पी क्या हमारा, इस प्लेन पर हमने कोई भी रैंडम पॉइंट उठाया, उसके पोजीशन वेक्टर को हमने आर वेक्टर बोल दिया, तो हमारा आर वेक्टर क्या बन जाएगा, ये वेक्टर बन जाएगा, ठीक है। ओ पी वेक्टर क्या होगा, आर वेक्टर। ओ ए वेक्टर क्या होगा, स्मॉल ए वेक्टर। अब हमने ना इसको ज्वाइन किया, एक मिनट, यहाँ पे इसको हमने ऐसे कर दिया, इसको ए बोल के ए बोल दिया, ठीक है। अब हमने इसको ज्वाइन किया, ठीक है, ये ए पी वेक्टर। अब आप बिल्कुल ईमानदारी के साथ बताओ कि अगर ये जो एन वेक्टर है, ये जो एन वेक्टर है, ये प्लेन पर परपेंडिकुलर है, एन वेक्टर क्या हमारे पास प्लेन पर परपेंडिकुलर है, तो इस प्लेन पर जितने भी वेक्टर्स होंगे, इस प्लेन पर कितने वेक्टर्स होंगे, इनफाइनाइट वेक्टर्स होंगे, उन सभी इनफाइनाइट वेक्टर पे ये एन वेक्टर परपेंडिकुलर होगा। क्यों, बिकॉज ये एन वेक्टर प्लेन पर परपेंडिकुलर है, तो प्लेन पे जितने भी वेक्टर्स बनेंगे उन सारे वेक्टर्स पे ये क्या होगा, एन वेक्टर परपेंडिकुलर होगा। अब ए पॉइंट कहाँ लाई करता है, ए पॉइंट प्लेन पर लाई करता है, पी पॉइंट कहाँ लाई करता है, प्लेन पर, तो ये जो ए पी वेक्टर कहाँ लाई करेगा, ये प्लेन के ऊपर होगा, तो ए पी वेक्टर पे ये एन वेक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं ए पी वेक्टर पे ये परपेंडिकुलर होगा एन वेक्टर, तो ए पी वेक्टर और एन वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। अब ए पी वेक्टर को कैसे लिखोगे, पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जो कि आर वेक्टर है, माइनस ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जो कि ए वेक्टर है, डॉट एन वेक्टर इज इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। ये आ गया पहला वाला। अब इसको तुम अगर खोलोगे तो क्या होगा, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर, ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर, ये ऐसे मिल गया। तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ प्लेन। समझ में आ रही बात, ये क्या हो गया, प्लेन का इक्वेशन हो गया। अब याद तुम कैसे रखोगे, अगर तुम्हें प्लेन पर ना किसी भी फिक्स पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल जाए, कोई भी फिक्स पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मिल जाए और उस पर नॉर्मल वेक्टर भी मिल जाए, तो तुम कैसे याद रखोगे। मान लो ए पॉइंट मैंने बोला कि प्लेन पर फिक्स है, इसका पोजीशन वेक्टर ए है, एंड ये जो एन वेक्टर है ये क्या है, नॉर्मल टू द प्लेन। अगर मैंने बोला नॉर्मल टू द प्लेन, प्लेन पर नॉर्मल वेक्टर है। अब मैं बोलूँ कि प्लेन का इक्वेशन लिखो, बस तुम कैसे लिखोगे, आर वेक्टर माइनस ये जो फिक्स पॉइंट है ना उसका पोजीशन वेक्टर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, डॉट एन वेक्टर इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ये हो जाएगा इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन वेक्टर फॉर्म। ये प्लेन का इक्वेशन हो जाएगा किस में, इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में प्लेन का इक्वेशन हो जाएगा। समझ में आ रही होगी बात, ये प्लेन का इक्वेशन हो गया वेक्टर फॉर्म में। इसी को खोल लो, मल्टीप्लाई करो तो आर डॉट एन वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो यहाँ से क्या हो गया, आर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर, ठीक है, ये ऐसे आ जाएगा। और आगे आपको बताया जाएगा, बात को अब सुन लो, थोड़ी सी एक और इम्पॉर्टेंट बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसको सुनो ध्यान से। अगर तुमने ये प्लेन का इक्वेशन है ना, ठीक है, अब इसको आगे हम लोग प्रूफ भी करेंगे। ये क्या हमें मिला प्लेन का इक्वेशन, आर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल्स टू ए डॉट एन वेक्टर। ध्यान से सुनना, मैंने क्या किया, दोनों साइड एन वेक्टर जो परपेंडिकुलर है ना प्लेन पे, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर। ध्यान से सुनना ही इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या बन जाएगा, आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर। अगर मैंने इसको डी बोल दिया तो ये क्या हो जाएगा,
आर वेक्टर डॉट एन वेक कैप इज इक्वल्स टू डी। ये भी प्लेन का इक्वेशन है, बहुत काम का इक्वेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ठीक है, तुम्हें इसे क्या करना है, मेमोराइज, याद करना है। अब ये प्लेन का कैसा इक्वेशन है, ये आगे हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। ये एन कैप क्या है, एन कैप क्या है, ये है यूनिट वेक्टर। टू द प्लेन, यूनिट वेक्टर टू द प्लेन या नॉर्मल यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, along the normal to the plane from the origin। और ये d क्या है, ये है डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन। कहने का ये मतलब है कि मान लो कि अगर हमने कोई प्लेन लिया, बात को सुनना ध्यान से, अगर हमने कोई प्लेन ले लिया, ठीक है, यहाँ पे मान लो ओरिजिन है, ये हमारा ओरिजिन है, ठीक है। अब हमने क्या किया कि इस ओरिजिन से इस प्लेन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है। इस प्लेन का इक्वेशन हमने क्या बोल दिया, आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल्स टू डी। ये अगर हमने प्लेन का इक्वेशन बोला, ठीक है, तो हमने ओरिजिन से इस प्लेन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये पॉइंट पी पर मिला, ठीक है। तो ये जो ओपी डिस्टेंस है ना, ये ओपी मतलब कि जो हमने ओरिजिन से प्लेन पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये जो ओपी डिस्टेंस है इसी को हमने डी बोला है, यही डी है, ठीक है। और ये एन कैप क्या है, इस ओपी, ये जो परपेंडिकुलर है ना, इसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, इसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। समझ में आ रही बात। ये ओपी क्या है, इस प्लेन का डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है, इसको हमने डी बोला है, ठीक है। और ये एन कैप क्या है, इस परपेंडिकुलर वेक्टर का के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। तो इसका कहने का मतलब है कि अगर तुम्हें ऐसे वेक्टर दे रखा है, बात को सुनिएगा ध्यान से, डॉट एन वेक्टर इज इक्वल्स टू 0, ये तो प्लेन का इक्वेशन है जिसमें ए वेक्टर क्या है, ये ए क्या है, प्लेन पर फिक्स पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, और ये एन क्या है, प्लेन पर नॉर्मल वेक्टर, यही है ना। अगर हमने प्लेन को ऐसे लिख लिया, आर डॉट एन कैप माइनस ए डॉट एन कैप इज इक्वल्स टू 0, ऐसे लिख लिया, फिर हमने बोल दिया आर डॉट एन कैप इज इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट एन कैप, ऐसे लिख लिया। फिर हमने क्या किया, मैग्नीट्यूड ऑफ एन से डिवाइड कर दिया दोनों साइड, ऐसे करने से डिवाइड करने के बाद अब इसको हमने क्या लिख लिया, यहाँ पे ऐसे लिख लिया, आर डॉट ये क्या हो जाएगा, एन वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर। अब ये हमारा तो एन कैप हो गया। अगर हमने प्लेन को इस फॉर्मेट में, प्लेन के इक्वेशन को इस फॉर्मेट में चेंज कर दिया, तो हमें प्लेन से रिलेटेड दो एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल गया। क्या मिल गया, प्लेन पर जो ओरिजिन से परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है ना, प्लेन पर जो ओरिजिन से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, मतलब ये जो ओपी है, इसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या आ गया, ये एन कैप, एक ये मिल गया। और ये राइट हैंड साइड में हमें क्या मिला, ये डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।